प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया था। आज मैं दूसरे चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इसका नाम होता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। तो जो छात्र बिहार बोर्ड क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए का रहा है 1, बी का रहा है 2, सी का रहा है 3 और डी का रहा है 4। देखिए पुंकेसर जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा रहता है? तो 2 भागों में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? ए में है एपिडर्मिस, बी में है एंडोथेमिस, सी में है टेपिटम और डी में है मध्य परत। तो देखिए लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत जो होती है उसे हम कहते हैं टेपिटम। उसे हम क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेपिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं कि ऑप्शन ए है जयांग, बी है पुमांग, सी में है कोरेला और डी में है अन्न। तो देखिए पुष्प के नर जनन अंग जो होते हैं उसे हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? तो पुमंग कहते हैं। पुष्प का नर जनन अंग जो होता है वो पुमंग होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो ए में कह रहा है जायांग, बी में कह रहा है पुमांग, सी में कह रहा है प्राकोष और डी में कह रहा है पुंकेश्वर। देखिए पुष्प के मादा जनन अंग को हम कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? तो जायांग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? देखिए परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ए में कह रहा है नर युग्मकोद भेद, बी में कह रहा है मादा युग्मकोद भेद, सी में कह रहा है दोनों अर्थात ए और बी और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए परागकण जो है ये नर युग्मकोद भेद का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा नर युग्मकोद भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कोश के मध्य में जो द्वितीयक केंद्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है चतुर्थ गुणित, बी में कह रहा है त्रिगुणित, सी में कह रहा है द्विगुणित और डी में कह रहा है अगुणित। यानी भ्रूण कोश के मध्य में जो द्वितीयक केंद्रक होता है वो क्या होता है? तो यह जो है द्विगुणित होता है। क्या होता है? तो द्विगुणित होता है। इसलिए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है द्विगुणित, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? ए में कह रहा है युग्मनज जायगोट की रचना होती है, बी में कह रहा है द्विगुणित या त्रिगुणित संलयन होता है, सी में कहता है दोहरा निषेचन होता है और डी में कह रहा उपरोक्त सभी कार्य होते हैं। तो देखिए
युग्मन संलयन के पूर्ण होने पर जायगोट की रचना होती है। किसकी रचना होती है? तो जो है जायगोट की रचना होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन आभासी फल है? ठीक है, तो ए में कह रहा है स्ट्रॉबेरी, बी में है अखरोट, सी में है सेब और डी में है उपरोक्त तीनों, यानी ये तीनों। तो देखिए आभासी फल जो होता है वो सेब भी है, अखरोट भी है और स्ट्रॉबेरी भी है, अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी आवर्त बीजी में क्रियात्मक वृत्त बीजाणु किसमें विकसित होता है? ए में कहता है भ्रूणकोश, बी में कहता है प्राककोश, सी में है भ्रूणकोश और डी में है अंडाणु। तो देखिए ये जो होता है भ्रूणकोश में होता है। कहाँ विकसित होता है? तो भ्रूणकोश में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं? ए में कह रहा पुंकेश्वर, बी में कह रहा स्त्री केसर, सी में कह रहा प्राककोश और डी में कह रहा परागकण। तो देखिए एक पुष्पीय जो पादप होता है उसमें मादा जनन अंग के रूप में स्त्री केसर पाया जाता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण के बाह्य चोल में रंध्र को कहते हैं? देखिए परागकण के जो बाहर जो चोल होता है, बाह्य चोल, उसमें जो रंध्र पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ए में कह रहा है बाह्य चोल, बी में कह रहा है अंतःचोल, सी में कह रहा है जनन छिद्र और डी में कह रहा है गेई गैमी। ठीक है। तो देखिए बाह्य चोल में जो छिद्र होता है अर्थात जो रंध्र होता है उसे हम जनन छिद्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो जनन छिद्र कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे कहते हैं? देखिए उसे हम क्या कहते हैं? तो ए में कह रहा है बीजाणु जनन उत्तक, बी में कह रहा है लघु बीजाणु चतुष्टय, सी में कह रहा है लघु बीजाणु जनन और डी में कह रहा है परागकण। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बीजाणु जनन उत्तक। क्या होगा? तो बीजाणु जनन उत्तक जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश एक 4 कोशिकीय संरचना होती है जिसमें चारों कोनों पर क्या समाहित होता है? तो ए में कह रहा लघु बीजाणुधानी, बी में कह रहा परागपुटी, सी में कह रहा टेपिटम और डी में कह रहा है जीव द्रव्य। तो देखिए इसमें क्या होता है कि लघु बीजाणुधानी जो है ये चारों कोनों पर समाहित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है? ए में कह रहा है बेलियनेरिया, सी में कह रहा हाइड्रिला, जी में कह रहा जोस्टेरा और डी में है सभी। तो देखिए जलीय घास जो है वो जोस्टेरा है। जलीय घास क्या होता है? तो जोस्टेरा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग थैले किसमें पाए जाते हैं? देखिए पराग थैले किसमें पाए जाते हैं? तो ए में कह रहा है परागकोश, बी में कह रहा है पुष्पासन और सी में कह रहा है अंडाशय और डी में कह रहा है दलपुंज। तो किस में पाया जाता है? तो ये जो है परागकोश में पाया जाता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के पीछे कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागण
मुश्किल से होता है या तो होता ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन का रहा है स्वयंवंध्यता, बी में का रहा है हेटेरोस्टाइली, सी में है हार्कोगेमी और डी में है गेईगेमी। ठीक है, तो देखिए ये जो रोग होता है ना, तो उसके कारण परागकण मुश्किल से हो पाता है या नहीं भी होता है, तो उसे हम कहते हैं हार्कोगेमी। क्या कहते हैं? तो हार्कोगेमी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? प्रागनलिका, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणुधानी से और गुरु बीजाणु से। देखिए भ्रूणपोष की जो उत्पत्ति होती है वो गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरेजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? तो ए में का रहा है एंडोसीथियम, बी में का रहा है इंटाइन, सी में का रहा है टेपिटम और डी में का रहा है मध्यपरत। तो देखिए इसको हम जो है जो पोषक भित्ति होती है उसे हम टेपिटम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? ए में का रहा चमगादड़, बी में का रहा पक्षी, सी में है जल और डी में है वायु। तो देखिए सेमल में जो परागन होता है वो चमगादड़ द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। सेमल में परागन किसके द्वारा? तो चमगादड़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन द्विगुणित है? ए में का रहा है अंड कोशिका, बी में का रहा है सहायक कोशिका, सी में है द्वितीयक केंद्रक और डी में है एंटीपोडल कोशिका। देखिए तो इनमें द्विगुणित कौन है? तो द्वितीयक केंद्रक जो है ये द्विगुणित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 नंबर, पैरोगेमी में प्रागनलिका किसके होकर भ्रूण कोष तक पहुंचती है? तो ए में का रहा है चैलाजा, बी में का रहा इंटेगुमेंट, सी में का रहा माइक्रोपाइल और डी में का रहा सभी को भेदती हुई। तो देखिए माइक्रोपाइल जो है इससे होकर के भ्रूणपोष तक पहुंचती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, आवृतबीजी पादप में बीज का निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। देखिए किस में परिवर्तित होता है? तो ए में का रहा भ्रूण में, बी में का रहा भ्रूणपोष में, सी में है बीजाणुपत्र में और डी में है बीजचोल में। तो देखिए ये परिवर्तित जो होता है ये भ्रूणपोष में परिवर्तित होता है। किस में होता है? तो भ्रूणपोष में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणकोश में निम्नांकित में कौन सा सही नहीं है? देखिए तो कहता अंड समुच्च, बी में कह रहा दो ध्रुवीय केंद्रक, सी में कह रहा गुरु बीजाणु जनन कोशिका और डी में कह रहा एंटीपोडल्स। तो देखिए भ्रूणपोष में जो है गुरु बीजाणु जनन कोशिका जो है ये सही नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में एरिल नहीं पाया जाता है? ए में करा शरीफा, बी में करा लीची, सी में करा आम और डी में है मिरिस्टिका। ठीक है, तो देखिए आम एक ऐसा फल है जिसमें एरिल
नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण किसकी विशेषता है? देखिए परागकण किसकी विशेषता है? ए में करा ब्रायोफाइटस एवं आवृतबीजी। देखिए इसमें आवृतबीजी होगा, यानी पूरा त होगा आवृतबीजी। बी में है टेरिडोफाइटस एवं आवृतबीजी। सी में करा आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी, और डी में है अनावृतबीजी एवं कवक। तो देखिए ये आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए का रहा है उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका। बी में का रहा है नपुंसकता। सी में है रिसेसिव गुण, और डी में है समजात सह फिनोटाइपिक समरूप। इसको समरूपता कर लीजिएगा, समरूपता, ठीक है। यहाँ पर होगा समरूपता। तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा। कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की संख्या होती है। ए में करा 2, बी में करा 3, सी में करा 4 और डी में करा है 5। तो देखिए दोहरे निषेचन में जो है केंद्रक की संख्या होती है 3। केंद्रक की संख्या कितना होती है? तो 3 होती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? देखिए कीटभक्षी पौधा कौन है? तो ए में का रहा है ड्रोसेरा, बी में का रहा है नेपेंथिस, सी में का रहा है ये दोनों होगा, या डी का रहा है हाइड्रिला होगा। तो देखिए नेपेंथिस नामक जो पौधा है वो कीटभक्षी पौधा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ठीक है। तो ए का रहा लीची, बी का रहा जायफल, सी का रहा शरीफा और इनमें से सभी। देखिए इनमें से जितना भी है ना सबका हम बीज चोल खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका क्या होगा? तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। ए में का रहा है यहाँ पर कोशिका चक्र जो है कीजिएगा, कोशा चक्र लिखा गया है। कोशिका चक्र, ठीक है। बी में करा अर्धसूत्री विभाजन, सी में करा सिनगैमी और डी में करा सूत्री विभाजन। तो ये जो है सिनगैमी होता है। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया को हम कहते हैं सिनगैमी, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सिनगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपिटम का कार्य है। देखिए टेपिटम का कार्य क्या है? ए में करा सुरक्षा, बी में करा पोषण, सी में करा श्वसन और डी में करा उपरोक्त सभी। तो टेपिटम पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो टेपिटम पोषण प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जमा होने को कहते हैं डाइकोगैमी, जीटेनोगैमी, जीनोगैमी, हाइड्रोगैमी। देखिए तो उसको हम कहते हैं जीटेनोगैमी। क्या कहते हैं? जीटेनोगैमी, ठीक है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा जीटेनोगेमी। जीटेनोगेमी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम हैं नर संतति का जन्म होना, कमजोर संतति का जन्म होना, ठीक है, श्रेष्ठ संतति या बीज का निर्माण। तो देखिए पर परागण में श्रेष्ठ संतति जन्म होता है, इसलिए इसका लाभ है। तो क्या लाभ है? तो श्रेष्ठ संतति का क्या होता है? तो जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे हम कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? तो ए में कह रहा है ऑलोगेमी, डी में कह रहा है डाइकोगेमी, सी में कह रहा है होमोगेमी और डी में कह रहा है साइनोगेमी, ठीक है। अब देखिए साइनगेमी है तो इसका होता है होमोगेमी, इसका आंसर क्या होगा? तो उसे हम कहते हैं होमोगेमी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें एंडोस्पर्म करा तथा सेल्यूटिसिक हो जाता है, तो किसका हो जाता है? तो ए में कह रहा है आम, बी में कह रहा है नारियल, सी में कह रहा है आइवरी बेर और डी में है रेंडी। डी में क्या है? तो रेंडी है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका आइवरी बेर, ये जो है एंडोस्पर्म इसका करा होता है और सेल्यूटिसिक होता है, इसलिए देखिए आम नहीं होगा, नारियल नहीं होगा और रेंडी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइवरी बेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा नारियल डाब में निहित दूधिया जल है। देखिए हरा नारियल डाब में जो है दूधिया जल होता है, लिक्विड चेलेजा, लिक्विड न्यूक्लियस, कहता है सी में डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और डी में है लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसका सही आंसर होगा। यानी कि आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है तो साइनर गिट्स में इसकी संख्या क्या होगी? देखिए मूल कोशिका में कितना है? तो 14 है। साइनर गिट में कितना होता है? तो अभी हम आपको बताएंगे कि साइनर गिट जब मूल कोशिका में संख्या 14 होगा तो साइनर गिट में उसकी संख्या आधा होती है, यानी कि n/2 होती है। तो देखिए 14/2 अर्थात कितना होगा? तो 7 होगा। वैसे हम ऑप्शन देखते हैं, ए में कह रहा है 14, बी में कह रहा है 21, सी में कह रहा है 7 और डी में कह रहा है 28। तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसमें 7 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। देखिए मक्का में जो प्रोटीन युक्त होते हैं उनको एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? ए में कह रहा है अपोफाइसिस, बी में कह रहा है एस्कुटेलम, सी में कह रहा है कोलियोपोटाइल और डी में है एल्यूरोन भित्ति। तो देखिए जो एंडोस्पर्म होते हैं प्रोटीन युक्त उनको कहा जाता है एल्यूरोन भित्ति। क्या कहते हैं? तो एल्यूरोन भित्ति कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? देखिए एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो कितने नर युग्मक बनेंगे? तो ए में कह रहा है 4, बी में कह रहा है 1, सी में कह रहा है 2 और डी में कह रहा है 8। तो इसमें जो है 8 नर युग्मक बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। देखिए इसमें कहता है एमएमसी में कितने गुणसूत्र हैं, तो 24 गुणसूत्र हैं। एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है। इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें होता है n प्लस n/2, तो n प्लस n/2, तो 24 प्लस 24/2, तो इसको हम काट सकते हैं तो 12, तो 24 प्लस 12 कितना निकला, तो 36 होता है। इसको याद रखिएगा, एमएमसी में जो गुणसूत्र की संख्या होती है तो जब वो एंडोस्पर्म में जाता है तो वो होता है n प्लस n/2। तो इसका अभी हम निकाल करके आपको दिखा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में कौन सत्य फल है। देखिए कौन सत्य फल होगा। ए में है नारियल, बी में है सेब, डी में है नाशपाती, सी में है नाशपाती और डी में है काजू। तो देखिए नारियल जो होता है वो सत्य फल होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर होगा, नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीची का खाने योग्य भाग है। देखिए लीची का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो ए में कह रहा है एंडोस्पर्म, बी में कह रहा है मीसोकार्प, सी में है फ्लेसी एरिल और डी में है पेरिकार्प। देखिए लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वो एरिल होता है, जिसको हम फ्लेसी एरिल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेसी एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एक मटर पौधा में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है। देखिए कितना हो रहा है, तो 400 हो रहा है। 400 बीज का निर्माण होगा तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन जो होती है वो 500 होगी। वो कितना होगा, 500 होगा, मतलब इससे 100 ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए का रहा है 400, बी का रहा है 500, सी का रहा है 600 और डी का रहा है 800। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। ए में है बीज, बी में है फल, सी में है वृहद बीजाणु और डी में है भ्रूणपोष। देखिए दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। एस्क्यूटेलम किसका भाग है। देखिए ऑप्शन ए का रहा है ग्रास कोटिलेडोन, बी में का रहा डाइकॉट कोटिलेडोन, सी में है मेज एंडोस्पर्म और डी में है पेरिकार्प। तो देखिए एस्क्यूटेलम जो है वो ग्रास कोटिलेडोन का भाग है। किसका भाग है, तो ग्रास कोटिलेडोन का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 100 परागकण बनाने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। देखिए 100 परागकण बन रहा है तो कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो ये जो है जितना परागकण दिया रहता है उसका 1/4 सूत्री विभाजन होता है। इसलिए देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25, यानी कि 100 का चौथाई भाग निकालेंगे तो वो मेरा 25 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ए में का रहा है अनिषेचित अंड, बी में है सहायक कोशिका
सी में है एटीपोडल्स, डी में है द्वितीयक केंद्रक। तो देखिए द्वितीयक केंद्रक जो है ये संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है। ए में कह रहा है एम्फीट्रोपस, बी में है एट्रोपस, सी में है एनाट्रोपस और डी में है सर्सिनोट्रोपस। देखिए तो आपका जो सही आंसर होगा वो एनाट्रोपस होता है। क्या होता है? तो एनाट्रोपस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। देखिए द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, द्विनिषेचन के फलस्वरूप क्या होता है? तो बीज पत्र का निर्माण होता है, बीजांड काय का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है या भ्रूण का निर्माण होता है। तो देखिए द्विनिषेचन जो होता है उसके फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है 50, हापेथेडियम पुष्पकर्म पाया जाता है। देखिए हापेथेडियम पुष्पकर्म किस में पाया जाता है? ए में कह रहा पीपल, बी में कह रहा तुलसी, सी में कह रहा सागौन और डी में कह रहा मदार। तो देखिए पीपल में जो है ये पुष्पकर्म पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? कहता देखिए बीज बनेगा लेकिन पुष्प नहीं बनेगा। ए में कह रहा मक्का, बी में कह रहा पुदीना, सी में कह रहा पीपल और डी में कह रहा है चीड़। तो देखिए चीड़ एक ऐसा पौधा है, ऐसा पेड़ है, ऐसा पादप है जिसमें बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है, बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भूमि फलनी फल है। देखिए भूमि फलनी फल क्या है? आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक। ठीक है, देखिए आप वैसे भी देख सकते हैं फल का नाम में इसमें मूंगफली है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग किसके बीज में होता है? ए में कह रहा नारियल में, बी में कह रहा अरंड में, सी कह रहा मटर में और डी कह रहा है मक्का में। तो देखिए ये मटर में होता है, किस में होता है? तो मटर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? देखिए स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केंद्रक, बी कह रहा रसधानी, सी कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया और डी कह रहा सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल। तो वेरी सिंपल है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निषेचन क्या है? देखिए निषेचन को हम इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ए में कह रहा अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, बी में कह रहा अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक न्यूक्लियस। सी में कह रहा अंडा तथा सिरंजिड का संयोजन और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए निषेचन में क्या होता है? अंडा और नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा,
अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56। भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन का रहा n, बी का रहा है 2n, सी का रहा 3n, डी का रहा इनमें से कोई नहीं। देखिए भ्रूण पोष में जो गुणसूत्र होते हैं वो 3n होते हैं। क्या होते हैं? तो 3n होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3n। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 57। भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिका है। देखिए भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिका क्या है? ए में का रहा प्रारंभिक केंद्रक, बी में का रहा द्वितीयक केंद्रक, सी में का रहा सहायक कोशिका और डी में का रहा इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं। ये आपका जो है ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। लेकिन अब हम आंसर देखते हैं। भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिका जो होती है वो द्वितीयक केंद्रक होता है। क्या होता है? तो वो द्वितीयक केंद्रक होता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक केंद्रक। यानी भ्रूण पोष का सेंट्रल कोशिका को हम क्या कहते हैं? तो हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।